हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। दो चीज़ें बता दो मुझे। वैसे तो हम यूजीसी नेट पेपर 1 करने वाले हैं आज, जो 50 क्वेश्चन कल के पेपर में आए हैं, यानी 18 जून के पेपर में शिफ्ट 2 का पेपर करने वाले हैं 50 के 50 क्वेश्चंस, यानी कि आज हम कॉम्प्रिहेंशन भी इंक्लूड इसमें डेफिनेटली करेंगे। सो उससे पहले मुझे ये बता दो आवाज़ का क्या सीन है, क्योंकि वो नहीं है जी, लाइट नहीं है, सडनली चली गई है क्योंकि आंधी आ रखी है, तो इधर उधर से खिटपिट की भी आवाजें आ रही हैं, प्लस गर्मी बहुत ज्यादा है तो बिना पंखे के नहीं बैठ सकती, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पंखा चला रखा है, तो इससे डिस्टरबेंस तो क्रिएट नहीं हो रही। एक बार ये बता दीजिए मुझे, फिर हम अपने क्वेश्चंस शुरू करेंगे सीधा बिना किसी देरी के, ठीक है। प्लस ऑलरेडी 57 क्वेश्चन पेपर्स हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं। सो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, चूंकि मुझे लग रहा है कि हम सटीक आंसर्स ही करेंगे, सो इनमें कोई ऑप्शंस जो है वो जब फाइनल आंसर की भी आ जाएगी तो गड़बड़, मुझे चांसेस बहुत रेयर है कि कोई चांस हो, एंड तो इसलिए ये फाइनल रहेगा अपनी तरफ से। अगर बाद में फाइनल आंसर की के बाद कुछ ऊपर नीचे आता है तो हम पिन कर देंगे उस कमेंट को, हम दोबारा नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है जी। अच्छा, 57 कर चुके हैं तो ये 58th क्लास जो है आप इसको मान सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। नहीं आ रही अर्चना? बाकी सब भी एक बार बता दो, कोई खिटपिट या जोर से कोई आवाज तो नहीं आ रही है? बता दीजिए जी, अदरवाइज फिर पंखा बंद करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। शिफ्ट 1 का कब करवाएंगे? देखो मैं शिफ्ट 2 में दे के आई थी, शिफ्ट 1 वाला मुझे पेपर भेजो, ठीक है। एक दूसरी चीज मुझे यही बोलनी थी। आवाज क्लियर है ना? ठीक है, डन। आवाज का बता देना अगर बीच में कोई गड़बड़ होती है तो। अच्छा, उम्मीद है नेट चल जाएगा क्योंकि आंधी आई हुई है, तो मुझे लग नहीं रहा, मतलब ठीक है चलेगा, ठीक है, हम क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे, ओके। अच्छा, एक और चीज इसके साथ साथ, पेपर 1 जो है, पेपर 1 कह रही हूँ, शिफ्ट 1 का पेपर 1 अगर किसी बच्चे के पास कोई बच्चा देखता हो शिफ्ट 1 वाला, पेपर 2 कब कराओगे? कल या परसों तो पक्का। कल तो मैं कोशिश करूंगी कल, बिकॉज आज पूरा दिन लग के मेरे से यही टाइप हुआ। डेफिनेटली मैं वो कर सकती हूँ जो सब लोग करते हैं कि पीडीएफ जो है, जो पेपर दे के आए हैं उसी की पीडीएफ, बट वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि मुझे वापस से फिर पीपीटी बनानी पड़ेगी एक पॉइंट पे आके। सो इट्स बेटर कि हम प्रॉपर तरीके से करें, इसलिए आज पेपर 1 फिर पेपर 2, ठीक है जी। ओके ओके ओके, चलो जी, वॉइस भी क्लियर है? पेपर 1 जो है शिफ्ट 1 का भेज दीजिएगा। अभी हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं मोस्ट, क्योंकि ना मैं इनको सटीक इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं विद लॉजिक आपको बताऊंगी। एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है कि आप जो है गड़बड़ हो जाए, या हम उसको भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, और बाकी 3 क्यों नहीं आने चाहिए, ठीक है जी। डर लगना शुरू है? नहीं, डर लगने की बात नहीं है, आराम से 50 क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अच्छा, कोड एक्स है मेरा, किसी ने अभी पूछा था। ये जो पेपर है ये एक्स कोड का है, लेकिन जो WXYZ ये जो 4 कोड दिए गए थे, इनमें क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं लेकिन अलग क्वेश्चंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका कोड बदल गया तो क्वेश्चन पेपर ही बदल गया, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सबसे पहले डीआई पे ही चलते हैं अपन, क्योंकि अब पेपर तो कर नहीं रहे फाइनल में कि हम जो है डीआई लास्ट में करें, सो हम शुरुआत से ही करेंगे। जैसा मैंने पहले करवाया हुआ है आपको डीआई, प्रॉपर वैसा ही है, परसेंटेज निकालने का और वो सारी चीजें। इसमें कई लोगों का ये कहना है कि इसमें क्वेश्चन गड़बड़ है, बट मुझे नहीं लगता है, बिकॉज मेरे 5 क्वेश्चंस के बिल्कुल सटीक आंसर्स आ रहे हैं जो लॉजिकली हम निकालते हैं, ठीक है जी। एजुकेशन का भी करवा देंगे, अभी एजुकेशन वाले में जो पेपर 1 है वो कर लो, ठीक है। पेपर 1 बेटर तरीके से सोल्व कर ले। तो इसमें 2 टेबल दे रखी हैं आपको, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 ये वाली है, ओके, टेबल 1, और ये वाली टेबल 2 है। टेबल 1 आपको बता रही है कि हार्ट डिजीज कितने, हार्ट डिजीज के पेशेंट कितने हैं, एड्स के पेशेंट कितने हैं, टीबी के कितने हैं, हेपेटाइटिस के, किडनी डिजीज के पेशेंट और अदर पेशेंट जो जिनको अलग बीमारियां हैं, ओके। टोटल हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं हमें कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं अपने, यानी ये जो हम 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, तो यहाँ 6 दे रखे हैं, 7वें में इतने लोग रहते भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। अच्छा, इसमें ये नहीं करूंगी बिल्कुल भी
कि जैसे मैं बता दूं कि भाई इसका आंसर ये वाला आएगा, इसका ये, हम प्रॉपर निकाल के देखेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम पहले करते थे पेपर 1 वैसे ही आज हम पेपर 1 करने वाले हैं प्रॉपर, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े कि इसका आंसर ये आएगा भी या दूसरा आएगा, ठीक है। तो आपको जो आंसर मैं बताऊंगी उसके साथ अपनी तरफ से मैं सेटिस्फाई करके भेजूंगी, ओके। सो 2023 में इन्होंने क्या किया, ये 6 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स में पेशेंट्स हैं, कुछ बीमार लोग हैं, तो इन कॉन्टिनेंट्स की टोटल पॉपुलेशन है जी 800 करोड़, और उस 800 करोड़ में से 10% जो है वो पेशेंट हैं। सो 800 करोड़ का 10% क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, 80 करोड़, ठीक है। सो 80 करोड़ हमारे पास क्या आ गया, टोटल पेशेंट्स आ गए, यानी कि ये जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे, ये जो ऑल पेशेंट्स हैं, ये कितने हैं, 80 करोड़। अब इस 80 करोड़ में से 10% यूरोप में है, 6% ऑस्ट्रेलिया में है, 15% साउथ अमेरिका में, और इस तरीके से। आई होप आ गया ना, प्लीज प्लीज चल जाइए, आप लोग भी प्रे करो, ठीक है। मैंने रीस्टार्ट ही किया है रौनक, आप टेंशन मत लो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, क्योंकि अगर मैंने वीडियो बंद, ये स्ट्रीम ऑफ करके किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वापस से शुरू करना पड़ेगा ताकि पूरी प्रॉपर वीडियो रहे, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हम कहाँ पे थे, हम 8 करोड़ पे थे, ओके। 10% अगर मैं यहाँ पे मैं वापस से बोल देती हूँ, एक बार आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, 10% हो जाएगा 8 करोड़, 6% रहेगा 4.8, 15% यानी कि 12 करोड़, 25% 20 करोड़, 12% रहेगा 9.6 करोड़ आप निकालेंगे जब, और 32% निकालोगे तो 25.6 करोड़। जिन स्टूडेंट्स ने निकाला होगा उनको पता भी होगा, ओके। अब इन्होंने बोला है, अब आप हो सकता है ये गलती कर दें कि इस ऑल पेशेंट, क्योंकि मैंने भी बहुत जल्दबाजी में पेपर के टाइम पे यही गलती की थी कि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, ये ऑल पेशेंट जो है ना 10%, इसका 10% निकाल के किडनी पेशेंट्स निकाल दें। सो ये गलती बहुत सारे बच्चों ने शायद की हो, क्योंकि मैंने की थी, जल्दबाजी नहीं थी, मेरे पास 45 मिनट्स 30 मिनट्स कुछ थे, बट स्टिल मेरे से ये गड़बड़ हुई थी जब मैंने पेपर दिया था। बट जब मेरा आंसर नहीं आया तब मैंने देखा कि मैंने क्या गड़बड़ की है, तो उस टाइम पे मुझे समझ आया कि ओके ये टेबल भी तो दे रखी है। सो यहाँ पे जो 10% यानी जो 80 करोड़ पॉपुलेशन है जो बीमार है डिजीज से है, तो उस 80 करोड़ का 22% हार्ट डिजीज है, 10% एड्स वाले हैं, 8% टीबी वाले हैं, तो ऐसे ही 30% जो है वो किडनी वाले हैं, जिनको किडनी की दिक्कत है। तो ये 30% यानी 80 करोड़ का आपको 30% निकालना पड़ेगा, तो 8 तिया 24 नहीं 30% ना, ठीक बोल रही हूँ ना, हाँ ठीक तो है, 8 तिया 24, एक जीरो, ये जीरो भी तो कट होगी ना, मैं 240 सोच रही, 24 करोड़। तो जो किडनी वाले डिजीज हैं, जो पेशेंट हैं वो है 24 करोड़। अब इस 24 करोड़ का 10%, 5%, 40%, 10%, 15% और 20% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि ये प्रॉपर तरीके से किडनी पेशेंट का हमारे पास नंबर आ जाए, ओके जी। जब आप 24 करोड़ का 10% कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.4 करोड़, 5% कैलकुलेट करोगे तो 1.2 करोड़, 1.2, 40% कैलकुलेट करोगे तो 9.6, 10% करोगे तो 2.4, 15% कैलकुलेट करोगे तो 3.6 करोड़, और 20% में आ जाएगा 4.8 करोड़, ओके। सो ये दोनों चीजें, ये टेबल आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको सोल्यूशन करने में इजी हो जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर इन यूरोप, तो यूरोप तो यहाँ पे है, यानी यूरोप में पेशेंट कितने हैं, 8 करोड़ हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इस 8 करोड़ का 10% इंक्रीज हो रहा है हर साल, यानी पहला साल जो इंक्रीज होगा वो 8 का कितना हो जाएगा, ये 0.8 करोड़ इंक्रीज हो जाएगा, यानी एक साल के बाद वहां पे 8 की बजाय 8.8 करोड़ पेशेंट्स हैं, प्लस कर दिया ना हमने ये 10%, ठीक है। देन दूसरे साल में क्या होगा, इस 8.8 करोड़ का 10% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वापस से क्या आ गया, 0.88 करोड़, यानी 8.8 में आप 0.88 करोड़ को भी प्लस कर दो, तो 2 साल के बाद यूरोप में मतलब 10% बढ़ के कितने पेशेंट्स हो जाएंगे। सो ये 8.8 प्लस 0.88 यानी 8 और 8 16 और 8 और 1 9, 9.68, ठीक है जी, बिल्कुल सही निकाला है अविनाश आपने, 9.68 आ जाएगा, 9.68 करोड़।
और ये बोल क्या रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट्स इन यूरोप आफ्टर 2 years। तो 2 साल में जब इंक्रीज हो गया तो हमारे पास ये आ गया, एंड डिफरेंस निकालना, माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे किडनी पेशेंट अभी अभी निकाले थे जो कि थे 9.6 करोड़। तो यहाँ पे 9.6 करोड़ आप माइनस कर दीजिए, 0.08 करोड़ आ गया, लेकिन जब आप इस करोड़ को हटाएंगे तो आपका 8 लाख उत्तर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, 8 लाख रहेगा, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं, ठीक है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन को गलत बोलेगा तो फिर देखो ये गलत बात है, तो ओके निकल गया। सो राइट आंसर विल बी 8 लाख, ओके यही होना चाहिए और ऑफिशियल आंसर की में भी यही आएगा, आप देखना, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन, अब ये बोल रहे हैं, ओके लाइट भी आ गई, चलेगी, मतलब ये क्लास हो जाएगी, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट इन वर्ल्ड इंक्रीजेस बाय 6%, हेपेटाइटिस में ऑलरेडी 6% है, अगर उसका भी 6% इंक्रीज हो जाए और हार्ट डिजीज वाला भी 22% से इंक्रीज हो जाए, तो आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि जो यहाँ पे 6% 22% निकला उसी का रेशियो निकाल दिया, नहीं, ठीक है। तो ये होगा कि अच्छा मैंने पूरी कोशिश की बट हुआ नहीं, अभी तो हुआ ना, या अभी भी नहीं समझ आया, अभी तो होना चाहिए, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 80 करोड़ थे, 80 करोड़ का 22% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 17 अच्छा ओके क्या निकालना है हमें, 22%, हाँ 22% निकालना है हमें 80 करोड़ का, 22% 80 करोड़ का, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6 करोड़ आ जाएगा। अब इस 17.6 करोड़ का 22% इंक्रीज हो रहा है जी, ठीक है। देन यहां पे ये क्या है 6%, तो 80 करोड़ का 6%, 80 करोड़ का 6% कितना आ गया, 8 6 48, 4.8 करोड़। सो इनका भी फर्दर इंक्रीज देखना है आपको, यानी 17.6 आ गया, ये 4.8 आ गया, बट ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इनको और इंक्रीज कर दूं, यानी 4.8 को 6% से और इंक्रीज कर दिया और 17.6 को हमने 22% से इंक्रीज कर दिया, यानी ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओके। तो 4.8 आ गया, अब 4.8 का ये 6% जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये आ जाएगा 0.288 करोड़, और 17.6 का जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3.872 करोड़, यानी इतना इंक्रीज हुआ है। अब इतना इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि 17.6 पहले से था तो 3.872 उसमें जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे 4.8 पहले से था और उसमें नया जो इंक्रीज हुआ है वो 0.288 जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इनको जोड़ना पड़ेगा जी, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, और फिर उसका रेशियो निकालना है हमें, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास 4.8 प्लस 0.288, आंसर आ जाएगा 5.088, ओके। ये है हमारे पास कौन से वाले, जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं जिसको हमने 6% से इंक्रीज कर दिया है, ओके। देन अपना 17.6 में क्या ऐड करना पड़ रहा है, 3.872, ओके। इसको जोड़ने के बाद आ गया 21.472, ये हमारे पास नई रेशियो आ गई। हाँ कैलकुलेशन ज्यादा थी, अगर आपने लास्ट में किया होगा तो बेटर है, ओके, बट ठीक है अब समझ लो ताकि अगली बार के लिए बेटर रहे, ठीक है। चलो अब इसका क्या कर देंगे हम, परसेंटेज निकाल देंगे। सो 5.088 डिवाइड बाई 21.472, सिंप्लिसिटी के लिए देखो यहाँ डेसिमल है के बाद 3 जीरो आ जाएंगे ऊपर, अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो ऊपर 1000 आ जाएगा ना डेसिमल हटाते, और नीचे भी यहाँ पे 0.088 है तो यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा, यानी मैं सिंप्लिसिटी के लिए और मुझे कंफ्यूजन ना हो डेसिमल का, मैं सीधा इसको भी सोल्व कर सकती हूँ, दैट्स इट। अब इसको 2 से कट करते जाइए, जब आप कट करेंगे तो फाइनली यू विल गेट 159:671, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है, रेशियो से करिए कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी आपके पास थर्ड, बिल्कुल सही आंसर है ये, इससे अलग कोई आंसर नहीं आएगा, ओके। जब आप कट करके देखेंगे 2 से करते जाइए, 1 2 3 4 4 5 कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा ये। चलो आंसर नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलो मैम, अच्छा लास्ट में किया था, ओके
चलो नेक्स्ट है अपने पास, इफ द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन साउथ अमेरिका डिक्रीजेस बाय 25%, यानी किडनी पेशेंट साउथ अमेरिका में 25% से डिक्रीज हो गए हैं, ओके, देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन वर्ल्ड? सो वर्ल्ड के किडनी पेशेंट कितने हैं? 24 करोड़ हैं, हमने ऑलरेडी पता है, कैलकुलेट कर रखा है। साउथ अमेरिका में कितने हैं? अभी अभी टेबल बताई थी मैंने, साउथ अमेरिका में है 9.6 करोड़, ये है, ठीक है, किडनी पेशेंट्स। ये बोल रहे हैं कि ये 25% से डिक्रीज हो गए हैं, यानी कि 9.6 का 25% निकालू मैं, 25 5 चौके 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2.4 करोड़, ठीक है, यानी कि इतना डिक्रीज हो गए, 9.6 में से 2.4 करोड़ कम हो गए हैं ये। सो क्या परसेंटेज, व्हाट इज द डिक्रीज इन नंबर ऑफ किडनी पेशेंट? तो 24 करोड़ में से भी तो 2.4 करोड़ कम हो गए हैं ना, तो 24 करोड़ का 2.4 करोड़ कितना परसेंटेज है वो पूछा है। सो 2.4 करोड़ इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ 24 करोड़। आंसर क्या आ जाएगा? 2.4 इंटू 100 डिवाइड बाई 24, यहाँ पॉइंट से हटाओ, ये 10 आ गया, ये 0 0 0 का 10% आ गया जी, ठीक है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, 10% आएगा। उम्मीद कर रही हूं मैं आपको समझ आया होगा, ठीक है, कोई और अलग आंसर नहीं आएगा इसका। चलो 10%। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अफ्रीका टू द टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका? सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स किसमें? अफ्रीका में, यानी ये 25% कैलकुलेट किया था, क्या आया था? 20 करोड़, ठीक है, देन डिवाइड बाय एशिया और नॉर्थ अमेरिका में किडनी पेशेंट्स, ये वाले, इनको जोड़ना है अपने को, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.8 प्लस 3.6, इनको जोड़ दीजिए तो 20 डिवाइड बाय 8.4, जब आप इसको कट करेंगे तो ये क्या आ गया? 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 5 डिवाइड बाय 2.1 है। सो अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूं तो देखो ये रेशियोज तो बन नहीं रहे हैं एक तरीके से, अच्छा नहीं ये बन तो गया, ओके एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि 2.1 का ठीक है, अप्रोक्सीमेट डबल ही आ गया, तो बट नहीं, ठीक है, ये दे तो दिया, ऊपर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से कर दिया, ऊपर 50 आ गया, नीचे 21 आ गया, सो 50:21 आ गया जी, ठीक है। नहीं ये सेकंड नहीं है जी, ये सेकंड मैंने ध्यान नहीं, आप लोगों को जानकर 1.2 करोड़, ठीक है, वीडियो नहीं चल रहा फिर से यार प्लीज, अब तो चलना चाहिए ना इधर, अच्छा नो इंटरनेट, क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड भी और नो इंटरनेट भी, चल रहा है थोड़ा बहुत तो ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बीच बीच में अभी आज गड़बड़ हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं शिफ्ट करना नहीं चाह रही थी इसको, ठीक है, कि मतलब अभी मैंने कर दी शेड्यूल तो हो ही जाए, पर एकदम से 9 बजे ही आंधी शुरू हो गई, फिर बारिश आ गई, फिर लाइट चली गई, कब से लाइट गई हुई है, गर्मी अलग से लग रही है। एनीवेज ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का कितना है? 1.2 करोड़ किडनी पेशेंट। हार्ट डिजीज वाले ये कितने हैं? 17.6 करोड़। क्या पूछा है कितने ये किडनी पेशेंट्स इज अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंटेज, यानी 1.2 इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ 17.6, x निकालना है अपने को, यहां से क्या आ जाएगा x 1.2, अच्छा 120 आ जाएगा इंटू 100 ना, ऊपर चला गया, और डिवाइड बाय 17.6, आंसर आएगा जी 6.82%, ठीक है। हाँ जी, तो इससे पहले वाली क्लास इतनी जो गई पहले 5 क्वेश्चन वाली, तब तक मैंने लाइव लेने की कोशिश की थी बट नहीं हो पाया, बट इट्स ओके। अब मैं मर्ज कर दूंगी इस क्लास को, तो 6th क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 6th क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सिंपल सा है, अब तक तो आपने कैलकुलेटर लेके सिंपली सोल्व कर भी लिया होगा, अदरवाइज पेपर में भी सोल्व हो जाता। 14 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो 0.8235 विल बी द आंसर।
11 को जब डिवाइड करोगे तो 8461 विल बी द आंसर। 7 को करोगे तो 777 आ जाएगा और 16 को डिवाइड करोगे तो 0.8421 आ जाएगा। बस यहां से आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा फ्रैक्शन है। तो सबसे छोटा C है, C के बाद देखो 8, 8.4, 8.2 वाला है A, देन 8.4, 8.4 है, लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, तो पहले D आ जाएगा और फिर B आ जाएगा। तो CADB आपका सेकंड वाला जो है वो आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, सो कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। न्याय फिलोसफी के बारे में पूछा गया है, ऑलरेडी आ चुका है पीवाईक्यूज में, हमने किया हुआ है ये चीज। मैंने आपको चीख चीख के बताया था कि टर्म्स तो 3 ही होती है ना, कोई सी भी हो, चाहे कौन सा भी स्कूल ऑफ लॉजिक हो, माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडल टर्म, 3 ही टर्म पढ़ते हैं, तो टर्म 3 रहेंगी और प्रोपोजिशंस जो है वो 5 रहेंगी। तो B एंड C जो है वो आंसर हो जाएगा, पीवाईक्यूज में भी आया हुआ है, तो ये कंफर्म आंसर है, इससे अलग कोई आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन है इफ एल एम, यानी ये एल जो है नंबर है, एम जो है वो बेस है, आइडेंटिफाई करना है असेंडिंग ऑर्डर यानी चढ़ते क्रम में, छोटा बड़ा 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 ऐसे वाला। ठीक है, जब आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दोगे, सो बेस 10 में कन्वर्ट करना सिखा रखा है सीधा का सीधा, 16 बेस को भी, 8 बेस को भी, 2 को भी, और ये भी बताया था कोई और बेस दे रखा हो तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 2 बेस वाला कैसे करते हैं, 2 की 0, 2 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, इस तरीके से, और यहाँ पे इन नंबर्स को रख देंगे फिर। सो 1 0 1 1, देन 0, फिर 1 0 1 0 और 1। तो हमें और आगे तक जाना पड़ेगा, 2 की 5, 2 की 6, 2 की 7 तक। ओके, यहाँ पे क्या मतलब हो गया, अब हम 2 की 0 क्या होता है, 1 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। इस तरीके से ये आ जाएगा सारा का सारा जब आप इसको सोल्व करेंगे। प्लस इनको फिर ऐड कर दीजिए, ऐड कर, अच्छा एक सेकेंड, नहीं अरे हाँ ठीक है, तो इनको ऐड करना है अपने को अब। सो कोई भी जाए 2 बेस हो 7 बेस हो, आप इसको ऐसे ही करोगे। अगर 7 बेस है तो 7 की 0, 7 की 1, 7 की 2, 7 की 3 ऐसे चलेगा। 2 बेस है तो 2 की 0, 1 2 और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट्स लाइक ये 260 है तो ये 0 6 और 2, ठीक है, तो ये 7 0 0 1, 7 का 1 7 और ये आपका 7 7 7 49। सो अब 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 6 से और 1 को 0 से और इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे, सो लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूं क्या आंसर्स रहेंगे हमारे पास। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 140, जब आप डी वाले को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 141, जब आप ये वाला कैलकुलेट करोगे तो 138, और जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 8 बी है, 16 का 0, 16 का 1, बी को हम 11 लिखते हैं तो यहाँ 11, सो 16 8 छिकी 48, 4 8 1 9 10 11 12 128। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 11 है तो 16 की 0 मतलब 1, तो 11 एकम 11, 11 जोड़ दो इसके अंदर, सो ये 139 आ गया। यहाँ पे किसी ने गड़बड़ की होगी, ABCD, सो ABCD नहीं आएगा, ये BACD आएगा जी, BACD फर्स्ट रहेगा आंसर। ठीक है, आप इसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, जैसे ये है 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9 98, 7 की 42 और 1 0 0, 8 और 2 10 और ये 9 और 1 10 और 4 14, 140 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप 8 वाला और ये वाला भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें भी एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। जैसे आप 2 की, ये कितने हैं यहाँ पे, 4 और 4 8 है ना, तो हम 7 तक जाते हैं, 2 की 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो 2 0 0, यहाँ पे 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 4 दूनी 8, 64 दूनी 128। अब यहाँ रख दीजिए 1 0 1 1, देन 0 0 0 और 1, तो ये 128 एकम 128, देन 8, देन 4 और देन 1, तो 8 और 1 9 और 4 13, 13 और 8 कितने हो गए, 21, 2 2 2 4 और 1 141।
ठीक है जी, तो ये कैलकुलेट करना ऑलरेडी सिखा रखा था अगर आपने इनकलकेट लर्निंग देखा था तो। सो ये तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए था अगर आपने सही से कैलकुलेट किया। मैंने क्या किया था पेपर में, अभी आप लोग बार बार पूछ ही रहे थे कि मेरा सही हुआ या नहीं, मैं ये वाला गड़बड़ कर दिया। मैंने ये तो किया 8 और 11 वाला, बट पता नहीं क्यों मैंने 16 की जगह यहाँ पे 6 की 0 और 6 की 1 कर दिया। तो मैंने पता नहीं क्यों 6 बेस के साथ निकाला वहां पे, आई डोंट नो, बट इट्स ओके। BACD जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, BACD, क्योंकि ये है 139, ये है अपना 138, ये 140 और ये 141। ओके, चलो, which of the following statements are true? ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू या फॉल्स होगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट अगर आ गया तो वो वैलिड इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट तो अपनी। देन ये बोल रहे हैं वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ। सो वैलिडिटी सिंगल प्रोपोजिशन पे तो नहीं होती देखा जाए तो, क्योंकि वैलिडिटी जो है वो आर्ग्यूमेंट पे होती है। कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है, किसी सिंगल प्रोपोजिशन को यानी सिंगल स्टेटमेंट को हम वैलिड या इनवैलिड नहीं बोलते हैं। राइट, तो ये भी ठीक लग रहा है कि आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो किसी सिंगल प्रोपोजिशन पे। राइट, देन है इन अ वैलिड आर्ग्यूमेंट ऑल ऑफ इट्स प्रीमाइसेस हैव टू बी ट्रू। सो हाँ, वैलिड तो तभी बोलते हैं ना जब वो सही हो सारी की सारी, क्योंकि अगर वो सही होंगी तभी अपना कंक्लूजन सही निकलेगा। ठीक है, देन बोल रहे हैं कि वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। तो देखो आंसर तो ये चारों ही सही लग रहे हैं मुझे तो, बट इन्होंने ना ये क्या बोल दिया, मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल दिया। सो अब इन मोस्ट अप्रोप्रिएट में से ABD आना चाहिए या ACD आना चाहिए, ये एक वो ट्रिक वाली चीज हो गई। ठीक है, क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, A वाला तो ठीक है ही है। ठीक है, देन बचा अपने पास CD, C या BD। सो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट में सारे ट्रू होने चाहिए। ट्रू होते हैं प्रीमाइसेस तभी हम उसको क्या बोलते हैं, वो वैलिड है। ठीक है, अगर वो ट्रू नहीं होंगे तो हम वैलिडिटी पे जाते ही नहीं है। वैलिड इनवैलिड पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। ये बिल्कुल सही है, ट्रू प्रीमाइसेस होंगे तो कंक्लूजन फॉल्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है जी। सो वो ABD या ACD में से कोई भी चीज, हाँ ये ACD मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है। रीजन मैं बता देती हूँ, क्योंकि ना इन्होंने बोल दिया सिंगल प्रोपोजिशन। जैसे हमने सिलोगिज्म पढ़ा था ना, सिलोगिज्म में हमने क्या कहा था कि दो प्रोपोजिशन एंड मतलब दो अपनी स्टेटमेंट्स और दो प्रीमाइसेस और तीसरा अपने पास कंक्लूजन, यानी दो स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकाल रहे थे। बट और भी तो जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना जिसमें हम सिंगल प्रोपोजिशन से कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, सो उस चक्कर में हो सकता है इसको छोड़ भी दें कि हाँ ऐसा नहीं है कि वैलिडिटी को आप सिंगल प्रोपोजिशन पे बाय इटसेल्फ वाला, अदरवाइज ACD के साथ भी जा सकते हैं, ABD के साथ। इसमें से जो भी आंसर वो देंगे वी कैन नॉट क्लेम, क्योंकि हमारे पास कहीं एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कि अच्छा ये यहाँ लिखा हुआ था और उस हिसाब से आप इसको जो है, क्योंकि क्लेम के टाइम पे भी हमें भेजनी पड़ती है ना चीजें। सो यहाँ पे जी मेरे हिसाब से तो ABD या ACD में से कुछ देना चाहिए, अदरवाइज ABCD इसका आंसर होना चाहिए था लॉजिकली। ओके, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट्स सही हैं, बट इन्होंने मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है। सो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट किसी भी चीज को दे सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है सिंगल जो कि डाउटफुल है। ओके, सिंगल क्वेश्चन। देन है जी एक 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है रनिंग एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। सो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है ना ये, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस डिवाइड बाय मीटर पर सेकेंड टाइम। ओके, तो स्पीड हमें दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना होगा, टाइम भी दे रखा है 10 सेकंड में वो टनल को क्रॉस कर रही है। लेकिन टनल को क्रॉस कर रही है तो जितनी टनल की लेंथ होगी उसमें हम किसकी ऐड करते हैं, ट्रेन की भी ऐड करते हैं कि उसने टनल क्रॉस कर ली, क्योंकि जैसे ही वो एंटर करेगी और लास्ट में उसका डब्बा निकलेगा तब तक मानते हैं उसको। सो ये 500 मीटर क्या हो जाएगी, उसकी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी एंड प्लस x जो है हमारी टनल की हो जाएगी। सो यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर ले आएंगे 1000, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर डिवाइड अच्छा हो गया 1000 माइनस 500 मीटर इज इक्वल टू x। सो टनल की लेंथ कितनी आ गई जी, 500 मीटर टनल की लेंथ है, 500 मीटर ट्रेन की लेंथ है। उसने टोटल जो है वो 1000 मीटर क्रॉस किए हैं एक तरीके से 10 सेकंड में। ठीक है, सो आंसर क्या रहेगा, टनल की लेंथ रहेगी अपनी 500 मीटर। ठीक है, क्योंकि लेंथ टनल की पूछी है, ये नहीं पूछा कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है।
ओके क्योंकि उसने टनल क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो चीजें हम बोल सकते हैं, बट टनल की लेंथ जो है वो 500 आंसर रहेगा। Which of the following is an ancient Indian treatise on problems related to mathematics? तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रीटी है वो पूछा गया है, नया क्वेश्चन लग रहा है। न्याय सूत्रास जो है वो संस्कृत से रिलेटेड है। लीलावती हमारा आंसर रहेगा जो मैथ से रिलेटेड है। मीमांसा भी हमारे फिलोसफिकल, हिंदू फिलोसफिकल टेक्स्ट से रिलेटेड है। और प्रमाणवर्तिका जो है वो अपने बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म टेक्स्ट में प्रमाणाज के बारे में जो बात करते हैं, ठीक है। सो ये हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन रहेगी। लीलावती ट्रीटी मैथमेटिशियन भास्कर 2 ऑन मैथमेटिक्स ने दी है। न्याय सूत्रास जो वो एंशिएंट इंडियन संस्कृत टेक्स्ट हैं जो कि अक्षपाद गौतम ने जो बनाए हैं और फाउंडेशनल टेक्स्ट हैं ये न्याय स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी के लिए। देन अपना मीमांसा सूत्र या फिर उसको पूर्व मीमांसा सूत्र भी बोलते हैं, ऋषि जमीनी ने, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिंदू फिलोसफिकल टेक्स्ट। तो ये फिलोसफी से रिलेटेड, ये संस्कृत से, ये मैथ से और प्रमाणाज से रिलेटेड है, ये वाला इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सो एग्जैक्ट आंसर अपना क्या रहेगा जी, लीलावती रहेगा। A culture which आएगा which is not touched by communication of alphabetic writing is known as a culture of। so इसको क्या बोलेंगे, तो देखो not touched by communication of alphabetic writing। अगर लिखने की बात नहीं हो रही तो कम से कम ओरल बोलने की तो बात हो रही होगी ना। प्राइमरी ओरैलिटी इसका आंसर रहेगा। लिटरेसी आंसर नहीं आएगा। टाइपोग्राफी होता है कि आप किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कर्सिव राइटिंग में लिख दिया या किस तरीके से आप बनावट करते हैं, वो टाइपोग्राफी में आएगा। एक्सक्लूसिविटी भी नहीं आएगा। ये अपने वाल्टर जे ओंग जो हैं उन्होंने 2 फॉर्म ऑफ ओरैलिटी की बात की, प्राइमरी ओरैलिटी, सेकेंडरी ओरैलिटी। प्राइमरी ओरैलिटी का मतलब है टू थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस अनटच्ड बाय कल्चर ऑफ राइटिंग और प्रिंट, ठीक है। तो राइटिंग ऑफ इंडिया लिखने वाली चीज से दूर है, थोड़ा सा उस कल्चर से दूर है, वही हमसे पूछा गया है। दूसरा सेकेंडरी ओरैलिटी भी होता है जिसको ओरल कल्चर की तरह भी डिफाइन किया गया है, इम्प्लिसिटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिटन एंड प्रिंटेड वर्ड। तो एक है उसका रिटन से या अल्फाबेटिकल राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इज नॉट टच्ड बाय, और एक है टच्ड बाय वाली सिचुएशन। ओके, सो प्राइमरी ओरैलिटी, सेकेंडरी ओरैलिटी आप ध्यान रख सकते हैं। आंसर इसका फॉर श्योर जो है वो अपना 4th आएगा, कोई और आंसर इसमें नहीं हो सकता है। देन आपसे कॉलेजेस पूछे गए हैं। अगर आपको सिर्फ इतना सा भी याद हो कि राजा राम मोहन रॉय ने प्रेसिडेंसी कॉलेज दिया था, या आपको ये याद हो कि पूना कॉलेज जो है वो एल्फिंस्टन ने दिया था, तो आपको आंसर जो है वो आपका मिल जाता कि आपका आंसर 2 में से एक भी पता होता ना तो आपको मिल जाता कि ये आंसर आएगा। बिशप कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो चर्च ऑफ इंग्लैंड में भी एक प्रॉपर जो है इनका थॉमस करके नाम था, आई थिंक वो है जो फर्स्ट बिशप बोला जाता है जिसको। अच्छा, स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज जो है वो अलेक्जेंडर डफ, ये जो पहली मिशनरी आई थी ना इंडिया में, वो उसके ये थे हेड, तो वो वहां से शुरू हुआ, तो वो एक कॉलेज उन्होंने ओपन किया, अलेक्जेंडर डफ। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, ये आंसर आपका सेकंड रहेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर 2, 3, 4, 1। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन था, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये समझने वाली चीज है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड पूछा है आपसे लोअर टू हायर की सीक्वेंस में। देखो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कितनी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं, कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, कितने इंडिकेटर हैं। हमें गोल्स पता है कि 17 गोल्स हैं। अगर आप टारगेट्स की बात करोगे, कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम, हाँ ये रहा, ठीक है। नंबर ऑफ गोल्स है 17। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि इन 17 गोल्स में 169 टारगेट्स सेट किए गए हैं और 247 इंडिकेटर्स हैं। यानी पहले गोल ब्रॉड, उसके अंदर टारगेट सेट किए हमने और टारगेट के अंदर इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करेंगे कि वो टारगेट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर टारगेट पूरे हो गए तो वो गोल पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे वाली सिचुएशन। ओके, ये ऐसे हो गया कि ये गोल है, उसके अंदर टारगेट है, उसके अंदर इंडिकेटर्स हैं बहुत सारे। ओके, गोल्स कम है, देन टारगेट्स ज्यादा है और इंडिकेटर्स और ज्यादा हैं। तो बीसीडी का तो एग्जैक्ट सीक्वेंस रहेगी लोअर टू हायर में जाएंगे तो। अगर बीसीडी रहेगा तो अपने पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ABCD या BCDA।
सो अगर ये मैं जितना समझ पा रही हूँ इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस एसडीजी से रिलेटेड अगर हो रही हैं, तो बहुत सारी पब्लिकेशन है, इनफैक्ट मोर देन 500 तो डब्ल्यूएचओ नहीं देख रखी है या डब्ल्यूएचओ नहीं पब्लिश कर रखी है वाली सिचुएशन। सो वो अगर आप फैक्चुअल चीज में जाएंगे या ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पब्लिकेशन तो इन इंडिकेटर से रिलेटेड बहुत मिल जाएंगी। किसी ने कोई इंडिकेटर पकड़ के पब्लिश कर रखा होगा, किसी ने कोई और इंडिकेटर करके पब्लिश कर रखा होगा, राइट। सो ये लॉजिकली बी सी डी और ए, बी सी डी ए ये आंसर होना चाहिए जी इसका, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कम नहीं है। और जैसे गोल्स, टारगेट और इंडिकेटर वेबसाइट के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि भाई गोल 17 है, ये 169 है और अपने इंडिकेटर्स जो है वो 247 है। सो ये तो क्लियरली मेंशन है। उस हिसाब से हमारे पास ए और डी आंसर बचता, ए और थर्ड बचता है, फर्स्ट और थर्ड, बट पब्लिकेशंस ज्यादा हैं क्योंकि हर एक इंडिकेटर को पकड़ के भी बहुत सारी पब्लिकेशंस हो सकती हैं, जो कि हैं भी अगर आप सर्च करेंगे तो। सो मेरे हिसाब से 3 जो है इसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। अगर इसमें कोई और आंसर वो देते भी हैं, सो वी कैन क्लेम, इस क्वेश्चन में हम क्लेम कर सकते हैं कि आंसर 3 ही होगा। देन है जी वही कोऑर्डिनेटर्स पूछ रखे हैं स्वयं के, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले से पूछे गए थे। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो कोऑर्डिनेटर्स आपको याद होने चाहिए। 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, आईआईएमबी, नेप्टिल, एनआईओएस, सीईसी, ये सब उसमें है, बाइट उसके अंदर नहीं है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट वाला। सो ए बी सी ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपके 9, एआईसीटीई है, नेप्टिल है, यूजीसी, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, आईआईएमबी और एनआईटीटीआर, ट्रिपल टीआर। ओके, सो बीआईटीई इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। आगे के लिए भी आपको ये याद रखने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे भी एक ऑप्शन से ही आपका सोल्व हो रहा था, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आपको फुल फॉर्म पता हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर करेगा फाइल ओवर द इंटरनेट, एचटीटीपी जो है वो सेंड करेगा टीसीपीज को या आईपी पैकेट्स को वेब सर्वर के पास। सो इसका आएगा 4th। अगर आपको ये भी पता होता तो आपका आंसर यहीं से आ जाता, अदरवाइज आपका फर्स्ट का आपको एचटीटीपी का पता होता तो वहां से भी आंसर आ जाता, ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म्स अब पता होनी चाहिए। एसएसएल मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि ये एनक्रिप्ट करेगा डाटा को फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन, यानी उसको सिक्योर करके भेजेगा। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि सेंड करता है ईमेल थ्रू द इंटरनेट। ओके जी, सो बिल्कुल सही है ये आंसर, 4th ही इसका आंसर होगा, कोई और आंसर इसका नहीं हो सकता है। ओके, 3, 2, 1 और 4। अच्छा, फिर भी आप लोगों को लगे कि अच्छा मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आराम से, उसके बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं। मैं अपना लॉजिक समझा रही हूँ आपको, आप भी जब कमेंट करें कि अच्छा इसका ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप प्रॉपर विद रीजन कमेंट कीजिएगा। Which of the following statements is logically equivalent? तो लॉजिकल इक्विवेलेंट का पूछा गया है, कन्वर्जन ऑफ वर्जन कॉन्ट्रापोजिशंस करवा रखे थे ऑलरेडी। नो कैट्स आर नॉन फेलिन, जब आप इसका ऑब्वर्जन निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑल कैट्स आर फेलिन। सो आंसर 3rd रहेगा, ये ऑब्वर्जन है, करवा रखा है, ये देखो नो एसएसपी यानी नो कैट इज, क्या वर्ड लिखा था ऊपर, नो कैट्स आर नॉन फेलिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल कैट्स इज आर नॉन पी। सो बेसिकली उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक बोल रही हूँ ना, हाँ मतलब पी नॉन पी था तो उसका पी हो जाएगा, अगर ऑलरेडी नॉन पी दे रखा है तो उसका पी हो जाएगा, पी होता तो नॉन पी हो जाता, ठीक है। सो लॉजिकली आंसर तो ऑब्वर्जन के हिसाब से 3rd आना चाहिए जी। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन, चलो ओके, ऑब्वर्जन भी अगर हम छोड़ देते हैं, ये बोल रहे हैं कोई भी कैट जो है वो आर नॉन फेलिन, कोई नॉन फेलिन नहीं है, यानी कि फेलिन है सारी की सारी कैट, सीधी सी बात है, तो 3rd आंसर आएगा, ठीक है। चलो, सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी अचीव्ड इन, यानी जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसको आप जो है सिस्टमैटिक तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। सो ये एलिमिनेशन का या मैनिपुलेशन का ये सारे ऑप्शंस तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होते हैं जी। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अपना आंसर इसके अंदर आना चाहिए, ना कि क्वालिटेटिव, कोरिलेशनल, लॉन्गिट्यूडनल, चांस ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ CYCLE, उल्टा लिखा गया LE, साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, तो एंड्रागोजी वाली एक तरीके से बात हो रही है, खुद रेगुलेट कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से भी देखोगे तो देखो पहले ये बोल रहे हैं D
डी क्या है, रेगुलेटिंग लर्निंग, नहीं आप स्टार्टिंग में थोड़ी रेगुलेट कर दोगे लर्निंग को, या गोल सेट करोगे, ओके ये सोचा जा सकता है। देन ये बोल रहे हैं या एनालाइज करोगे टास्क को, ओके ये भी हो सकता है क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड है, तो जो टास्क आपको मिला है या जो टास्क आपके पास है पहले आप उसको एनालाइज करो, देन आप गोल सेट करो, गोल सेट करने के बाद आप क्या करोगे, प्लान बनाओगे, प्लान बनाने के बाद आप टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज अपनाओगे और फिर रेगुलेट करोगे लर्निंग को, राइट। तो ECBAD, राइट, ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा, ओके क्योंकि बाकी चीजें ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबसे पहले टैक्टिक्स या स्ट्रेटजीज अपनाओ, ओके ये वाला फिर भी हम सोच सकते थे कि गोल सेट करना, लेकिन गोल सेट के बाद ये बोल रहे हैं पहले रेगुलेट करो लर्निंग को फिर प्लान बनाओ, ऐसा तो नहीं होगा। सो आंसर आपका बिल्कुल फॉर श्योर थर्ड रहेगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है जी। अराउंड 1945, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को आता होगा। Who developed the idea of a stored program computer that was to hold programs and data in memory and then data would move between memory and the processor? So ये आइडिया जो है वो कहाँ से किसने डेवलप किया? So न्यूमैन इसका आंसर रहेगा, जॉन वन न्यूमैन जो है वो राइट आंसर रहेगा। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था, हो सकता है आपको ना भी पता हो। Which of the following statements about computer memories is correct? हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसमें हेड क्रैश हो सकता है, ओके जो सॉफ्ट जो आपके ये हैं हार्डवेयर था ना ये, तो सॉफ्ट वाली जो है डिस्क आर ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरीज, SSDs जो हैं वोलेटाइल नहीं, इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं जी। HDDs डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, ऐसा नहीं है, मूविंग पार्ट होते हैं, हार्ड पार्ट है, आप मूव कर सकते हो। कंप्यूटर्स यूजुअली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी, नहीं सेकेंडरी मेमोरी कहीं ज्यादा होती है प्राइमरी से। सो देखो ये प्राइमरी वाला गलत है, मूविंग पार्ट वाला गलत है, ये नॉन वोलेटाइल आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास कि हाँ हार्ड डिस्क ड्राइव में हेड क्रैश हो सकता है। सो ए आंसर रहेगा जी इसका, ठीक है। Which digital platform of Ministry of Education has been formed by merging 3 consortia initiatives? तो इन तीन को जोड़ के क्या बनाया गया है, आई होप आपने ये पढ़ रखा था। आंसर ई शोध सिंधु रहेगा, जो आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। इन तीनों को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ओके। देन है जी कम्युनिकेशन की फॉर्म दे रखी है और डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पे भी आप जो है कोशिश कर सकते हो कि कौन सा जो है वो एक आधे से ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे सीक्वेंशियल अकाउंट, टोल्ड एंड रीटोल्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, सब्जेक्ट टू कम्युनिटीज रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट कंडक्ट, ओके, पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन, इन्वोक्स लोकल सोशियो कल्चरल रूल्स फॉर बिहेवियर, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, पर्सनल एड्रेस, पर्सनल की बात हो रही है तो आप पर्सनल की तरफ, सेल्फ की तरफ पॉइंट कर रहे हो, यहां से भी आपका सोल्व हो जाता। बट स्टिल सोशल ड्रामा है तो वो सोशल ड्रामा सोशल कल्चरल रूल्स फॉर बिहेवियर को इन्वोक करेगा। देन आपका जो है वो नैरेटिव की अगर आप बात करेंगे, सो नैरेटिव क्या है, सीक्वेंशियल अकाउंट, टोल्ड या रीटोल्ड, एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से जब बार बार आपको कोई चीज सीक्वेंस में बताई जा रही है तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ठीक है। और साइलेंस वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कम्युनिटीज रूल, तो आंसर थर्ड आ जाएगा अपना, ओके। Which of the following computer devices are output devices only? तो सिर्फ आउटपुट कौन सी है, तो मॉनिटर जो सामने दिखाता है कंप्यूटर पे वो है, तो ये तो फॉर श्योर रहेगा। ट्रैक बॉल नहीं होती है, ट्रैक करना किसी चीज को तो वो एक गोल गोल सा उसमें रोटेट करता है, तो वो ट्रैक बॉल की आप बात करेंगे, वो एक तरीके से इनपुट देता है आपको। नंबर पैड जिसपे आप नंबर फीड करोगे तो वो भी आप इनपुट दे रहे हो। प्लॉटर एक तरीके से बड़े लेवल का प्रिंटर आप लगा सकते हो जिसमें आप बड़ी बड़ी शीट्स को प्रिंट करते हैं, ओके। सो वो आउटपुट है एक तरीके से। सो बी एंड डी, तो फोर्थ आंसर रहेगा जी इसका फॉर श्योर, ओके। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स, तो बेसिक यूनिट जो है इनकी, बेसिक यूनिट है ये ऑफ स्टैक जो है वो सोलर सेल की, सोलर सेल बेसिक यूनिट है। स्टैक जो है वो फ्लैट प्लेट भी हो सकता है, कंसंट्रेटिंग प्लेट भी हो सकता है, एक इवैक्यूएटेड करके भी होता है, वो भी हो सकता है, बट ठीक है दोनों हैं, बात सही है दोनों ही। टेम्परेचर जो है वो स्टैक का वो आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी राइज कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है ये। स्टैक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देन आपका है पैराबोलाइड बोलोइड डिस्क
कलेक्टर, तो ये डिश ये एक तरीके से इस वो पैराबोलिक शेप में होता है। ये भी ऑब्वियसली एग्जांपल है स्टैक का, जहां पे टेम्परेचर जो है वो 2000 तक जा सकता है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक। सो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये आप देखेंगे कि एक पैराबोलिक डिश जो है वो सरफेस जनरेटेड बाय अ पैराबोला रिवॉल्विंग अराउंड इट्स एक्सिस, इट कैन बी यूज्ड टू कंसंट्रेट द सोलर रेज एंड अचीव रिएक्टर टेम्परेचर एज हाई एज 2000 डिग्री। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अगर छोटा साइज है तो 500 से लेके 2000 तक, साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए रेशियो जो कंसंट्रेशन रेशियो की रेंज हो सकती है। तो दो ये बिल्कुल ठीक है जी, सारे ही ठीक लग रहे हैं। सो आंसर ए बी सी डी ई आना चाहिए। ओके, कोई भी चीज इसमें गलत लग नहीं रही है, ना ही है। मैंने टैली भी कर लिया है, चेक कर लिया है वापस से। सो आपको ये चीज भी मैंने एक रिसर्च पेपर से उठाई है बहुत ढूंढ के, बिकॉज कई जगह गूगल पे आपको रैंडमली इस 2000 की जगह 1000 मिलेगा, जो कि एक इशू क्रिएट कर देता है। बट ये ए बी सी डी आंसर आना चाहिए इसका। ओके, चलो। अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ अ रिसर्च डेजर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो किसी भी डेजर्टेशन हो या पेपर हो, सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट होती है, लिटरेचर रिव्यू होता है, एक्नॉलेजमेंट के बाद हम जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह ऐड करके फिर आप जो है इंट्रोडक्शन डालते हो, लिटरेचर रिव्यू डालते हो, अपना प्लान डालते हो, रिसर्च मेथड्स को डालते हो, देन लास्ट में जाके डिस्कशन करोगे ना भाई। तो आंसर क्या रहेगा? ए डी बी सी। ठीक है, ए डी बी सी आंसर 4th रहेगा। ओके, कोई डाउट? Okay, I believe I will do well in this class, Ram declared to his brother. I received a perfect score on the verbal part of SAT and I have always excelled in my literature classes. Ram क्या demonstrate कर रहा है? एक high self esteem demonstrate कर रहा है, हाई लेवल ऑफ एम्पैथी। तो एम्पैथी तो कहीं नजर आ नहीं रही है, ना ही कोई लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी नजर आ रहा है। सो हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर। सो देखो ये पर्टिकुलर लिटरेचर की बात कर रहा है वैसे, बट इन्होंने सैट की भी तो बात की है ना। अब ये सैट क्या मान के चल रहे हैं ये पता नहीं। ओके, सो वर्बल पार्ट ऑफ सैट में भी उसका परफेक्ट स्कोर है और वो हमेशा लिटरेचर की क्लास में भी एक्सेल करता है। तो दो बातें बोली गई हैं इसमें। कई बार क्या होता है कि जो सेल्फ एस्टीम है ना, उसको हम वैसे तो क्या बोलते हैं कि आप कितना खुद को वैल्यू करते हो या कितना परसीव करते हो। ओके, इट्स बेस्ड ऑन आवर ओपिनियन एंड बिलीव्स अबाउट आवर सेल्फ, बट जिसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो वी माइट ऑल्सो थिंक ऑफ दिस एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार हम इसको सेल्फ एस्टीम को सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह भी ले सकते हैं और यहाँ पे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही दिखा रहा है वैसे देखा जाए तो। दूसरा ऑप्शन आ जाता है सेल्फ एफिकेसी वाला, जिसमें इंडिविजुअल का जो बिलीफ है अपनी कैपेसिटी में वो एग्जीक्यूट करता है उसके बिहेवियर्स में, मतलब उसके टू एग्जीक्यूट बिहेवियर्स। ठीक है, तो उसका बिलीफ है वो उसको मोटिवेट करता है चीजों को करने के लिए, राइट। सो ये स्पेसिफिक लिटरेचर दे रखा है इसलिए थोड़ा सा मुझे खटक रहा है। सो अगर ये इसका आंसर ए भी दे दें या सी भी दे दें, हम इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्लियरली समझ, मतलब इसको आप कैसे भी जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेल्फ एस्टीम की तरह लोगे तो हाई सेल्फ एस्टीम में एक तरीके से हम कई बार हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह भी ले जाते हैं इसको। सो ए या सी में से हो सकता है, बट स्टिल सेल्फ एफिकेसी एक बेटर ऑप्शन नजर आता है, तो हम सी के साथ जा सकते हैं। बट ए और सी में से अगर उन्होंने दे दिया तो अगेन देयर विल बी नो जो है क्लेम। ओके, सो ये ध्यान रखिए यहाँ पे। तो सी के साथ फिर भी प्रोबेबिलिटी के साथ जाना चाहिए हमें। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो ये पहला डाउटफुल था। ये वाले क्वेश्चन में इन दो में से एक तो डेफिनेटली रहेगा ही, पर इन दोनों में से कोई भी वो दे देंगे हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। A sum of ₹50 is divided among A, B, C in such a way that A को मिले हैं 5 less than B और B को मिले हैं 10 less than C। यानी C को अगर X मिला है so B को क्या मिला है X minus 10 और इसको क्या मिला है x minus 10 minus 5 यानी x minus 15। ठीक है, सो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो, देखो 50 रुपए को आप कैसे डिवाइड करो। ओके, सो 5 5 5 25। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 गुना कर देती हूँ, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। सो 10 और 15 25, 25 और 25 50। ठीक है, सो ये आएंगे जी आंसर। पैसे भी आपके यहीं से कैलकुलेट हो रहे हैं साफ साफ, क्योंकि इन्होंने साफ साफ 50 रुपए मेंशन किए हैं। तो जो भी हम यहाँ टिक लगाएं, कई स्टूडेंट्स का ये है कि 1 2 4 या 2 3 4, क्योंकि जब आप x कैलकुलेट करोगे ना तो आई थिंक 8 आएगा और उस 8 का कुछ तुक नहीं बनता है 50 रुपए की बात में। लेकिन लॉजिकली ये 2 3 5 जो वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि अगर मैं इनको सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10:15:25 आ गया, और अगर मैं इनको प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया 50 आंसर आ गया। ओके, चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम
अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, तो ये तो आपको आता होगा तो ही आता होगा, वरना नहीं आता होगा। आप इसकी सीक्वेंस अगर देखेंगे तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में, SNDT 1916, नागपुर यूनिवर्सिटी जिसको तुकड़ोजी महाराज करके भी नाम अब रखा गया है, सो वो 1923 में, बट पहले थी, नाम अलग था, बट अब नागपुर यूनिवर्सिटी है। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में। तो सही आंसर आपका CEABD हो जाएगा, यानी पहले आई थी SNDT, देन पटना CE, देन उस्मानिया A एंड BD, फिर ये। अच्छा ओके, रुको यार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो 1875 है ना, ओके 1920, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले एक कॉलेज होता था, ठीक है, और वो कॉलेज को फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया 1920 में। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, अगेन CCC 1916, then Patna E 1917, then A Osmania, then B 1920 and then 1923, ठीक है। सो ये 1920 आएगा, 1875 में इसकी नींव रखी गई थी, बट वो पहले एक कॉलेज था। जब इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया तो वो 1920 में बनाया गया। ओके, सो 1920 आएगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा, दैट्स इट। आंसर यही है CEABD, बिल्कुल सही है ये आंसर आपका। देन है आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं। तो स्वयं प्लेटफॉर्म पे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आएगा, वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है जिसपे आप डाउट क्लियर कर सकते हो, डिस्कशन फोरम। देन आप प्रिंट कर सकते हो इस मटेरियल को, वो भी अवेलेबल है, बट देयर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन। सो ABCD जो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉनोटेशन। तो देखो कॉनोटेशन डेनोटेशन में अगर आप यहाँ कंफ्यूज भी थे तो भी आपको एक सीक्वेंस तो समझ आनी चाहिए थी ना, कि डोमेस्टिक एक एनिमल होता है, एनिमल के अंदर डोमेस्टिक एनिमल होगा, डोमेस्टिक एनिमल में फिर आपका जो है वो हॉर्स, और हॉर्स से भी थोड़ा नीचे आपका आ जाएगा बीस्ट ऑफ बर्डन, जिसको जो हिंदी में इन्होंने शायद गधा मेंशन कर रखा था, ठीक है। तो ये सो अगर आप देखेंगे इसको, सो ये क्या आना चाहिए, DCAB, यानी या तो आंसर हो BACD या हो DCAB, तो वो तो देख सकते हैं हम यहाँ पे। सो BACD, ठीक है। सो सबसे ज्यादा एनिमल, फिर एनिमल के अंदर डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल में फिर आपका हॉर्स, और उसके अंदर आपका क्या आ गया, बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक है। तो सेकंड जो है वो इसका सही आंसर होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो बाकी आप चेक कर सकते हैं कि कहीं पे ये घोड़ा और गधे वाला कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ओके, तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने क्या किया और आपने क्यों किया वो। ओके, तो BACD होना चाहिए एज पर माय बेस्ट नॉलेज, या जितना मैंने देखा। देन है जी, इन बुद्धिस्ट थॉट सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इज बिल्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ। तो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी देखो, रिलीजियस चेंज या पॉलिटिसाइजेशन ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। पावर रिलेशन और वर्बल कम्युनिकेशन बचता है, जिसमें से पावर रिलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग आंसर निकल के आता है, क्योंकि पावर जब बुद्धिज्म में बात आती है तो वो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी जो हमें हैप्पीनेस, या क्योंकि हम हैप्पी होंगे तभी हम सोच पाएंगे चीजों के बारे में। और सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी भी क्या होता है, एक सुपीरियर फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्टिविटी होती है जिसमें आप सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप हैप्पी हैं, कॉन्शियसनेस है, तो वो उस प्रोसेस में हो सकती है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। वर्बल कम्युनिकेशन लग तो नहीं रहा है, तो होना तो नहीं चाहिए ये आंसर। ओके, सो ए होना चाहिए जी मेरे हिसाब से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मकाले, मकाले के अकॉर्डिंग तो नो, हाँ डेफिनेटली उन्होंने पर्शियन, उनके बाद ही पर्शियन लैंग्वेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी, मतलब पर्शियन को रिप्लेस कर दिया था इंग्लिश ने, इंग्लिश जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बन गई थी। He promoted training of English speaking Indians as teachers। देखो एज सच उन्होंने टीचर वर्ड यूज नहीं किया है जितना मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, बट हाँ उन्होंने ये प्रमोट किया था कि जो एक मतलब हमें एक ऐसी क्लास क्रिएट करनी है जो कि बोलने में और देखने में चीजों, मतलब सिर्फ देखने में और ब्लड में इंडियन हो, बट उनके थॉट्स और इंटेलेक्ट जो है वो किस जैसे हो, ब्रिटिशर्स जैसे हो। सो हम देखो इसको बोल भी सकते हैं टीचर्स को अगर उनको बोले, क्योंकि वो एक क्लास को बनाने को कह रहे हैं, तो वो क्लास टीचर्स की भी हो सकती है जो बाकियों को भी सिखा रहे हैं अपने लेवल पे, ठीक है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय यूटिलिटेरियन आइडियाज, ये ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मकाले मिनट जब पढ़ाया था उस टाइम पे भी बताया था कि एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, इनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, बट यूटिलिटेरियन और कई लोग जो इंग्लिश के हक में थे, रीजन चाहे जो भी हो। ओके, तो यूटिलिटेरियन आइडिया से इंस्पायर्ड तो थे,
ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक जगह पे जो आपका ये आया था ना, इंडियन पीनल कोड अपना बना, वो भी वो दूसरे मकाले हैं, उन्होंने दिया था, और वो मकाले जो हैं वो बेंटिक की और जो ये वाले मकाले हैं अपने, उनके यूटिलिटेरियन आइडियाज से प्रभावित थे। ये बात पूछी गई है किसी और पेपर में प्रीवियस ईयर में। ओके, सो उस हिसाब से बोल सकते हैं कि इंस्पायर्ड तो थे वो। हाँ, उन्होंने यूजफुल लर्निंग को प्रमोट किया था, एज सच कहीं मेंशन नहीं है, बट उन्होंने बोला था कि जितना जरूरत है उस हिसाब से करो। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में भी इनको बिल्कुल ऐसे मास्टर कर देंगे, नहीं, हमें इतना करना है कि हम कम्युनिकेट कर पाए, इतनी उनको चीजें पता हो और हम उनसे काम निकलवा पाए, तो उस हिसाब से यूजफुल लर्निंग भी हो सकता है। ओके, तो या तो आएगा ABCD, अगर हम इस टीचर वाली चीज को कंसीडर कर ही रहे हैं। अगर उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर A और C बचता है अपने पास। ठीक है, सो या तो AC या ABCD, बट टीचर आई थिंक वो क्लास को हम कंसीडर कर सकते हैं। यूजफुल लर्निंग की भी बोला था उन्होंने, सो ABCD, क्योंकि एग्जैक्ट आपको ये वर्ड्स जो इन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है ये कहीं पे नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा आपको। मैंने इनका फुल डॉक्यूमेंट भी पढ़ लिया, मकाले मिनट का जो लिखा हुआ था, एक जगह इंग्लिश में भी मेंशन था, इंग्लिश इन द सेंस सब्जेक्ट इंग्लिश में मेंशन था, सो वहां पे भी देखा था मैंने। सो ABCD मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो निकल के आता है जी। ठीक है, कि हाँ उन्होंने मतलब टीचर देख के छोड़ सकते हैं हम इसको देखा जाए तो, बट स्टिल उन्होंने एक क्लास क्रिएट करने को बोला था, उसको जो है ट्रेनिंग देने को बोला था, बट हो सकती है वो टीचर वाली क्लास हम बोले उसको। सो ABCD ही फिर इसका आंसर फिट बैठता है। ओके, Gross enrollment ratio measures the number of students enrolled in higher education as a percentage of eligible population. So देखो लॉजिकली भी अगर आप देखेंगे 17 साल, हम बोलते हैं ना कि 18 साल तक आपकी जो है 12th हो जाती है, सो उसके बाद आप 18 से 19 तक जब आपकी एज होगी तब आप फर्स्ट ईयर में होंगे ग्रेजुएशन के, देन 19 से 20 तक जब आप होंगे तो सेकेंड ईयर, देन 20 से 21 के जब आप होंगे तो थर्ड ईयर, देन आप 21 से 22 में होंगे तो मास्टर्स में आ गए आप, देन आप 22 से 23 में होंगे तो आपने मास्टर्स कर ली एक तरीके से। ठीक है, तो 18 से 23 इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, आंसर 18 से 23 रहेगा ऑफिशियली। ओके, Which one of the following is an extremely short-lived and unstable air water pollutant? तो देखो extremely short-lived बोला है, यानी बहुत जल्दी उड़ जाने वाला है, या बहुत उसका लाइक एक तरीके से स्टेबल नहीं है वो कंपाउंड, अनस्टेबल है। ठीक है, सो आंसर इसका क्या आना चाहिए जी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि जो परसिस्टेंट है वो तो ऑलरेडी बहुत टाइम तक सस्टेन कर रहे हैं, स्टेबल है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी वोलेटाइल नहीं होते, कई सेमी वोलेटाइल भी होते हैं, बट सिर्फ एरोमेटिक को हम बोले कि भाई हाँ ये अनस्टेबल है, नहीं। सो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक जैसे नेप्थलीन है, कई रिंग्स जोड़ के बनते हैं, ऐसे ऐसे होती हैं चीजें, सो वो अगर आप देखेंगे तो वो स्टेबल है, वो हार्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, स्मोग तो वैसे ही नहीं होगा, बी ही अपना अप्रोप्रिएट आंसर बचता है, जो कि अनस्टेबल और शॉर्ट, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड है, तो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जल्दी से उड़ जाते हैं। ठीक है, देन है जी थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी आएगा, ये वैलिडिटी लिखना मैं भूल गई हूँ, बट मैंने बहुत मेहनत की है पीपीटी बनाने में। ठीक है, आज पूरा दिन मैंने टाइप किया है इसको, बिल्कुल ऐसे होते हैं ना गधा मजदूरी करना, कि आप टाइपिस्ट का काम कर रही हो। ठीक है, देन है मैच्योरेशन थ्रेट, एट्रीशन थ्रेट, हिस्ट्री थ्रेट और टेस्टिंग थ्रेट। एट्रीशन मैंने जब आपको अभी रिसेंटली क्वेश्चंस कराए थे उनमें भी एट्रीशन वर्ड आया था, मैंने आपको बोला था कि ये जब ड्रॉप आउट हो जाता है स्टडी से, या मोर्टेलिटी हो जाती है सब्जेक्ट की, कि वो स्टडी में अब वो है नहीं सब्जेक्ट, रीजन चाहे जो भी हो। ठीक है, तो व्हेन पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी लीडिंग टू चेंज इन द नेचर ऑफ सैंपल, क्योंकि अगर कोई ड्रॉप आउट कर गया है तो जो सोच के हमने वो सैंपल लिया था वो तो नहीं है ना अब, राइट। सो यहाँ पे क्या रहेगा जी, बी का फोर्थ रहेगा। मैच्योरेशन थ्रेट, मैच्योर आप वर्ड से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं उस वजह से कुछ चेंज आ रहा है आपका। इट्स लाइक बच्चा बोर है या फटीग हो रही है उसको, या मन नहीं है उसका, और उसने आपका जो है वो ऐसे ही फिल कर दिया आपका क्वेश्चन है, राइट। सो वो फिर मैच्योरेशन थ्रेट आ जाएगा, फिर मैच्योरिटी नहीं है, आप ऐसा लगा लो। हिस्ट्री थ्रेट की बात करेंगे, सो व्हेन सम इवेंट आउटसाइड द रिसर्च प्रोडक्ट,
रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उससे बाहर का प्रोजेक्ट जब उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। व्हेन पार्टिसिपेंट बिहेवियर चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ हैविंग बीन टेस्टेड प्रीवियसली, तो ये टेस्टिंग थ्रेट हो गया कि पहले से टेस्ट किया हुआ है, उस वजह से उसका बिहेवियर चेंज नजर आया आपको। अगर पहले से टेस्ट नहीं किया होता तो चेंज नहीं होता, वो बिहेवियर कुछ और होता, बट अब चेंज हो गया है, तो वो टेस्टिंग की वजह से एक थ्रेट क्रिएट हो गया। सो 3 4 2 1, 3 4 2 1 सेकंड रहेगा ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके चलो, बोल्ट, रिंग, सोल्ड एंड फ्रोम, तो ये वर्ड्स दे रखे हैं। अगेन आपको ABCD लिखनी है, 1 2 3 4 करना है उनको, और फिर बी का, जैसे बी है तो 2, तो ऐसे 2 O का L T इनका जोड़ देना है, तो ये एडिशन कर दीजिए इनका, एडिशन से आपके आंसर्स बिल्कुल सीधे सीधे आ जाएंगे। बोल्ट का आ जाएगा 49, देन आपका ये रिंग का आ जाएगा 48, सोल्ड का आ जाएगा 50, और आपका फ्रोम का आ जाएगा 52। ठीक है जी, ये आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा ये आंसर, 4th ही रहेगा इसका आंसर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द अलायंस ऑफ कंट्रीज मोस्ट ऑफ विच लाई पार्शियली और कंप्लीटली। सो कहाँ पे, तो वो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये तो अपनी बिल्कुल इक्वेटर हो गई, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो होती हैं, यानी यहाँ पे बीच में जो हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं मोस्टली। मोर देन 121 कंट्रीज हैं, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज, क्योंकि वो या तो इसके अंदर है या फिर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न पे कहीं लाई करते हैं, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या कैप्रिकॉर्न पे। ओके, आइडेंटिफाई द स्केल या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमें पता है नॉमिनल में हम सिर्फ नाम के लिए रैंक वो कर देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। ऑर्डिनल में ऑर्डर या रैंकिंग आ गई, और ऑर्डिनल में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बाकियों में भी है, तो रैंकिंग सब में आ गई, यानी B, C और D आपका सही आंसर रहेगा। ओके, देन है जी वाटर स्पेसिफिक डिजीज, ये भी PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और ना भी किए हो PYQ तो भी आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज हमें पता है मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया पैरासाइट की वजह से फैलता है। हमने 10th क्लास में मलेरिया की पूरी साइकिल भी पढ़ी हुई है, अगर आपने बायो में थोड़ा ध्यान दिया हो तो साइंस में। ओके, तो 10th क्लास में ये मलेरिया की साइकिल भी आती थी। सो ये फर्स्ट रहेगा, अगर ये फर्स्ट रहेगा तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे। देन आपके पास क्या है, इंजेक्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर, या पॉल्यूटेड वाटर के कांटेक्ट में आप आ गए हैं। सो आप टाइफाइड कब होता है, टाइफाइड होता है जी जब पॉल्यूटेड वाटर को आप इंजेस्ट कर लेते हो, यानी आपने ले लिया है। सो आंसर आपका क्या रहेगा, सेकंड रहेगा जी, 3 4 2 एंड 1। ओके, बाकी अब आप आगे के लिए याद रख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था, ये आपके PYQs अगर आपने किया होगा तो वाटर बोर्न डिजीज, वाटर वॉश्ड डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज और वाटर रिलेटेड डिजीज वही यहाँ पे दे रखी हैं। जैसे वाटर रिलेटेड है तो यहाँ पे देखो डेंगू, मलेरिया, फ्लैरिसिस, ये सारी चीजें आ गई। एक ये वर्ड आपका आया हुआ है, देन आपका यहाँ से क्या आया हुआ है, ट्रैकोमा आया हुआ है, और यहाँ से टाइफाइड आया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा था, अगर नहीं किया तो अब भी इसको कर लेना, और ये आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। Which of the following refers to a sampling approach in structured observation whereby a sampled individual is observed for a set period of time? So ये जो है आप snowball purposive cluster में तो पढ़ते नहीं हो, आपका एलिमिनेशन मेथड से भी फोकल सैम्पलिंग आ जाता, बट अब फोकल सैम्पलिंग देख लीजिए। जब आप किसी सैंपल्ड इंडिविजुअल को या एनिमल को आप क्या कर रहे हो, एक सेट लेंथ ऑफ टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। बेसिकली मैंने कुछ नोट डाउन किया, उसी को टाइम नोट डाउन कर दिया। जैसे अपने इस बार साइन करवाते टाइम भरवाया था ना कि भाई 2:50 पे आपने साइन किए, 3 बजे साइन किए हैं आपके आंसर शीट पे। सो वैसा सही है ये कि आप जो है क्या कर रहे हो, टाइम भी साथ साथ नोट कर रहे हो। ओके, राइटिंग डाउन एवरीथिंग द एनिमल डज, या जो इंडिविजुअल है वो करता है। सो विद द टाइम नोटेड, सेम यहाँ पे रहेगा। एक स्कैन सैम्पलिंग भी होता है, स्कैन में क्या हो रहा है, वॉचिंग अ सैंपल्ड इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और आप लिख रहे हो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे, कि आप हर 30 सेकंड में ऑब्जर्व करके लिख रहे हो, हर 5 मिनट में ऑब्जर्व कर रहे हो, हर 2 मिनट में ऑब्जर्व कर रहे हो। सो वो क्या रहेगी, स्कैन सैम्पलिंग रहेगी, कि आप एक फिक्स्ड इंटरवल पे क्या कर रहे हो, उसको स्कैन कर रहे हो। ठीक है, आंसर इसका फोकल सैम्पलिंग रहेगा, वो आपका एलिमिनेशन से भी आ जाना चाहिए था।
एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस, कोर्स ऑब्जेक्टिव। अब देखो अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो किसको, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को, सो टेक्नोलॉजी के लिए एक तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो आपके, ये तो फॉर श्योर है। हम टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज होनी जरूरी है, तभी आप एम्प्लॉय कर पाओगे चीजों को, अदरवाइज आप क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को कैसे बेटर तरीके से यूज कर पाओगे, राइट। देन एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स, इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस या फिर इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस। सो बी और सी तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, बी और सी आएगा, ए और डी वाला ऑप्शन बचता है। सो डी मतलब एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर ये कहीं जम नहीं रहा है। मैसेजेस जरूरी है कि आप इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस आपके क्लियर हो, सो आपकी मैसेज में क्लैरिटी हो, आपके इंस्ट्रक्शंस में, और आपका जो है कोर्स ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी हो, और आपकी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज हो। सो इन तीन चीजों में क्लैरिटी होनी जरूरी है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए बी सी आना चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में बी सी डी नहीं आ रहा है। ओके जी, और ई तो वैसे ही नहीं है इंक्लूडेड, क्योंकि बी और सी तो डेफिनेटली होगा। Which one of the following are characteristic of mass communication? होमोजीनियस ऑडियंस नहीं, होमोजीनियस नहीं होती, सब लोग अलग अलग होते हैं। जब आप टीवी देख रहे होते हैं, आपके पापा के व्यूज आपसे अलग हो सकते हैं, तो होमोजीनियस नहीं है ऑडियंस। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स, तो सोर्स में एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रहेगा डेफिनेटली, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आगे पास ऑन करते हैं। इमीडिएट फीडबैक नहीं, आप टीवी देखते देखते उनको वापस से थोड़ी बोल सकते हो कुछ, राइट। मतलब ठीक है घर बैठ के आप बिल्कुल गालियां दे रहे हो गोदी मीडिया को, बट आप अंदर जाके तो नहीं बोल सकते ना उनको, तो वो फीडबैक नहीं मिल रहा ना इमीडिएटली। यूज ऑफ अ मीडियम, हाँ यूज तो हो रहा है। रैपिड ट्रांसमिशन, डेफिनेटली एक मास कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि जल्दी से जल्दी चीजों को फैलाना है, ट्रांसमिट करना है, राइट। सो बी, डी और ई फोर्थ आंसर, ठीक है। चलो, which fallacy is committed in the following statement? Tarun cannot be guilty of murder since there is, क्योंकि ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैन नॉट बी गिल्टी, और ऐसा नहीं हो सकता, वो घूम फिर के सेम ही बात बोल रही हैं, ठीक है। ना तो इसमें स्लिपरी स्लोप है, ना कोई जनरलाइजेशन है, ना कोई इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आप डिमांड कर रहे हो, बेगिंग द क्वेश्चन है, ठीक है, सर्कल में घूम रही हैं चीजें। Which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जब आप इसको सोल्व करके देखेंगे थोड़ा सा, तो आपको जो है क्या नजर आएगा, इफ लॉस, पता है क्या है, जब कोई बड़ी सी स्टेटमेंट लगे ना तो आप बाकी स्टेटमेंट्स इजी वाली सोल्व करके देख लो। तो इफ लॉस इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो लॉस जो है वो 1/3 है, यानी कि कोई भी आप प्राइस ले लो, सेलिंग प्राइस, और उसमें फिर वो परसेंटेज निकाल के देखो। सो ये बिल्कुल सही आएगा, ये 20 की जगह 25% आएगा जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ये गलत है, ये सही है जी, ठीक है, ये भी गलत है, 25% गेन नहीं आएगा। सो बी एंड सी इसका आंसर रहेगा। इसको करके देख लेना, अभी मैं डिटेल में नहीं करवाया है, बट करके देखना, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ओके, देन अपने पास आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपके ये कॉम्प्रीहेंशन तो सही मिलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक आएगा, ये ई नहीं आएगा। सो यहाँ पे दे रखा था कि एक कंपनी है माइक्रोन्स, ठीक है, माइक्रोन्स जो है वो क्या कर रही है, $800 मिलियन सेमीकंडक्टर प्लांट जो है बना रहे हैं, या वो प्लांट का ही नाम लगा लो आप, ठीक है। फॉलोड बाय, वो एक रीसेंट अप्रूवल मिला है टाटा ग्रुप को सीजी पावर ऑफ, किसके लिए, फैब्रिकेशन के लिए, असेंबली के लिए, टेस्टिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए, यानी एटीपी के लिए, ठीक है, असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। इन्वेस्टमेंट 1,30,00,000 करोड़, सही है ना, सॉरी 1,30,000 करोड़। Okay, the beginning of transformational global supply chain shift centered around chip manufacturing in India. So मैंने आपको बताया था कि आप पहले से ही पैराग्राफ में आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। So यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये बोलना चाह रहे हैं कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा टैलेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स का। सो वो उनके लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए काम करेगा, यानी कि जॉब्स इंक्रीज होंगी। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीज होगी जी, कहीं भी डाउन की बात नहीं की, जॉब लॉस की बात नहीं की, अनचेंज की बात नहीं की, ठीक है। देन है न्यू टैलेंटेड स्किल वर्कफोर्स इन इंडिया विल कम मेनली फ्रॉम, सो वो यहाँ पे मेंशन है, देखो एक तो ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर टैलेंट पूल जो है वो इंडियन है। अच्छा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये रहा, द ग्रोथ इज सर्टेनली गोइंग टू कम फ्रॉम नॉन आईआईटीएन ऑर्बिट, ठीक है। सो नॉन आईआईटीएन ऑर्बिट इसका आंसर रहेगा। देन है इंडिया का शेयर 1/3 है, जो मैंने अभी अभी दिखाया था आपको ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। देन है माइक्रोन सेटअप, ये एक सेमीकंडक्टर प्लांट है, बिल्कुल पहले
पहली लाइन में मेंशन है। इजी क्वेश्चंस थे, टफ नहीं थे। देन आपसे पूछ लिया नीड जो है फॉर एडिशनल टैलेंटेड स्किल्ड वर्कफोर्स इन डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर सेक्टर कहां से क्रिएट हुई है। सो अप्रूवल मिला उस वजह से, सेमीकंडक्टर प्लांट बना उस वजह से, सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटीज कहीं बोला नहीं है इन्होंने, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट सेंटर्ड फ्रॉम चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो ये भी ठीक है, पहले ही पैराग्राफ में मेंशन है। सो ए, बी और डी जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चंस, जिसमें से एक क्वेश्चन डाउटफुल था और एक में मैंने आपको दो ऑप्शन बताए कि इन दोनों में से वो कोई भी दे देंगे तो हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर कट सही है, विद एक्सप्लेनेशन आपको बता दिए हैं मैंने। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प हुई होगी या समझ आई होंगी चीजें, और अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। मेरे हिसाब से तो इसको फाइनल आंसर की मानिए, अदरवाइज जब फाइनल आंसर की आएगी ऑफिशियली तो जो है आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं कि अगर कुछ चेंज हुआ इसके अंदर तो मैं आपको वहां पे बता दूंगी। ओके, सो कोई भी वीडियो में अगर कंफ्यूजन होता है ना तो एक बार कमेंट्स चेक किया कीजिए, या तो मैं किसी बच्चे ने कुछ कर रखा होगा कमेंट उससे रिलेटेड, वहां आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है, या मैंने किसी का आंसर किया होगा वहां क्लियर हो सकता है। तो मेक श्योर जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे किसी वीडियो में तो कमेंट चेक कर लिया कीजिए। ठीक है जी, वैसे मुझे लाइव लेनी थी बट लाइव नहीं हो पाई, इट्स ओके, बट मैं कोशिश करती हूँ अभी की अभी अपलोड हो जाए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. All the best.